सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। कैसी हो आकांक्षा? हम एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि आज जो है तुम्हारे होठों पे जो हंसी खिली हुई है उसका राज क्या है? राज ये है राजुल जी, नया साल शुरू हो चुका है, तो नववर्ष की जो शुरुआत है क्यों ना हंसते हंसते की जाए। ये तो है ही ना, किसी भी चीज का आरंभ अगर हम हंसते हंसते करते हैं तो अच्छा ही होता है। वैसे तो हमेशा ही हंसते रहना चाहिए। और देखिए ना, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो जो एक व्यक्तित्व होता है उसमें जो सबसे ध्यान खींचने वाली जो बात होती है वो होता है व्यक्ति का चेहरा। और उस चेहरे पर भी अगर मुस्कान हो तो क्या बात है। सोचिए, रोता चेहरा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक हंसता हुआ व्यक्तित्व बरबस ही अपनी ओर सबको आकर्षित करता है। बिल्कुल। तो अब हम सखियों को तो ये बता देना कि आपको सखियों दरअसल इशारों में आकांक्षा जो है वो ये बता गई हैं कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व निखारने के मूल मंत्रों के बारे में कि कैसे अपने व्यक्तित्व को हम एक नया रूप दे सकते हैं। और साथ ही ये जो व्यक्तित्व होता है ना राजुल जी, ये इसकी जो नींव होती है वो बचपन से ही पड़ती है। तो बच्चे जो होते हैं उन्हें बचपन से अनुशासन का महत्व समझाना कितना जरूरी है, हम थोड़ा इस विषय में भी बताएंगे। बिल्कुल। और अगर स्त्रियों की बात करें तो उनका एक बहुत खास हिस्सा होता है उनके व्यक्तित्व का एक बहुत खास हिस्सा होता है उनका पर्स। छोटा सा ही हो या बड़ा सा हो, लेकिन होता जरूर है। वो व्यक्तित्व का भी हिस्सा होता है और उसमें उनके साथ उनकी ज़रूरत के तमाम चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो उस बारे में भी कि कैसा हो आपके पर्स का आकार, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही आज करियर गाइडेंस का दिन है। बिल्कुल। लेकिन जब करियर की जब बात आती है तो हम सब जानते हैं कि अपने करियर को लेकर आज की पीढ़ी तो बहुत ही जागरूक रहती है। एक वक्त था जब बहुत बार पूछा जाता था बच्चों से और काफ़ी देर तक अनिश्चितता बनी रहती थी कि क्या बनना है, और एक दिन अचानक समझ में आता था क्या बनना है। लेकिन अब तो बच्चे बहुत जागरूक हो गए हैं और शुरू से ही उनको पता रहता है कि भाई क्या बनना है हमें। तो ये जो सपना वो सजो लेते हैं और उन सपनों के साथ वो जो आगे बढ़ने का एक प्रण कर लेते हैं, उसमें किस तरह से उनको आगे बढ़ते जाना है, किस तरह से उनको नए नए आयाम खोजते जाना है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो जो सपना देखते हैं उन सपनों के बारे में भी मैं आज थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इन सब बातों के पहले हम एक गाने से अगर शुरुआत करें कार्यक्रम की तो कैसा रहे? बहुत अच्छा रहेगा। सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी। चाहत का नगमा धड़कन सुनाए, सरगम सजा के दिल आज
जगाए, आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। मैं तो हूँ राही, मेरी मंजिल दूर, पर मंजिल तक मुझको जाना जरूर। मैं तो हूँ राही, मेरी मंजिल दूर, पर मंजिल तक मुझको जाना जरूर, जाना मुझको जरूर। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। चाहत का नगमा धड़कन सुनाए, सरगम सजा के दिल आज गाए, आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। आशाओं की बात होती है ना, तो कैसे एकदम लगता है जैसे बल्ब जल गया। हाँ, और आशाओं के साथ कई आकांक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। और वो आकांक्षा आज हमारे साथ भी जुड़ी है सखी सहेली कार्यक्रम में। तो आकांक्षा, एक बात ये बताओ, हम सपने तो देखते ही हैं जी। बहुत बार सपने याद रहते हैं, बहुत बार याद नहीं रहते, लेकिन कहा जाता है कि सपने सभी लोग देखते हैं, नींद में सोते हुए तो सभी सपने देखते हैं, और उसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं। अवचेतन मन की कुछ बातें हो सकती हैं, छिपी हो सकती है, वैज्ञानिक कारण बहुत सारे हैं। लेकिन भाई क्या वही सपने होते हैं? नहीं राजुल जी, आपको और सखियों को बताऊं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सपनों के बारे में क्या कहा करते थे? क्या? वो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बराबर हमारे अंदर एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह का संचार करते रहते हैं और हमें बराबर कहीं बैठना नहीं देते। हाँ, हमें वो कहते रहते हैं कि उठो और अपने मंजिल की तरफ बढ़ो। हाँ, तभी अपना सपना पूरा होगा। तो ये सपने देख कर ही हम कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सपने वही देखने चाहिए जिसे पूरा करने की क्षमता आप में हो। यानी आप अगर देख रहे हैं सपने तो और उन्हें आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो फिर वो हो गया कि दिवा स्वप्न देखना। हाँ, है ना? दिन में बैठे बैठे कुछ ख्याली पुलाव पकाना। हालांकि ख्याली पुलाव पकाने में कोई वो नहीं है, हर्ज नहीं है, लेकिन पुलाव वही पकाइए जिसमें स्वाद आए। तो भाई स्वाद आने के लिए ये भी बात है ना कि ये भी कहा जाता है कि हर इंसान का सपना सच हो सकता है, बशर्ते उसे खुद पर पूरा विश्वास हो और वो मेहनत करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। तो यही इसीलिए तो ये माना जाता है कि कोई भी सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना भी बहाना पड़ता है, बहुत अपने मन को मजबूत रखना पड़ता है, दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही साथ खुद का आकलन करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है कि हमने जो चुना है,
हम जिस सपने के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं वो ऐसे ही हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही तो सिर्फ दौड़ नहीं रहे हैं, उसका फल तो मिलेगा हमें। बिल्कुल, ये बात तो देखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो सपना हमने चुना है, उसके लिए हमारी नज़रें कितनी ज़्यादा तेज़ हैं। ये इसीलिए कहा जाता है कि जब सपने अगर सच नहीं हो रहे हैं, तो अपने सपनों को बदलें। लेकिन जिस सपने को जो सपना किसी कोई सिद्धांत पर आपने किसी बात को पूरा करने के लिए आपने वो सपना देखा जी। है, उस सिद्धांत को, उस बात को ना बदलें। क्योंकि अगर वो बात बदल जाती है, तो फिर आपका पूरा जो सफ़र होता है, वो एक जो पूरा आपकी यात्रा बदल होती जाता है, है, हाँ, वो पूरा वो बदल बिल्कुल जाता डगमगा जाती है। और इसीलिए कहा जाता है ना कि पेड़ हमेशा पत्तियाँ बदलते हैं। है। अपने जड़ें नहीं बदलते हैं। जी। तो जो जड़ है, बुनियाद है सपनों की, उनको वैसे ही कायम रखिए। बिल्कुल कायम रखिए। और असफलता मिलने पर एक बार मिलेगी, एक बार आप असफल होंगे, 2 बार होंगे, लेकिन प्रयास करते रहिए, सपने देखना मत छोड़िए। बिल्कुल, अपने सपनों का पीछा करना बंद मत करिए, क्योंकि सपने सच होते हैं तो सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा खुशी आप ही को होती है, और इसके साथ ही साथ आपके आस-पास के लोगों को भी होती है। जी। लेकिन एक बात ये है, हम इतनी सारी बातें सपनों पे कर रहे हैं, और सपनों की बातें जब भी होती हैं तो अक्सर ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है। लेकिन सपने तो छोटे-छोटे भी होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सपने कुछ भी हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना राजू जी, वो भी सपना देखता है। हम बड़े तो बड़े-बड़े सपने देखने लगते हैं। हम जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आपने अगर छोटे बच्चों को कभी गौर किया हो, तो उनके सपने बड़े छोटे-छोटे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा की उम्मीद वो नहीं रखते। उन्हें बस चाहिए होता है कि हाँ, कल मम्मी मेरे लिए ये बना देगी, या पराठे बना देगी, या कल पापा मुझे गुब्बारे दिला देंगे, या कल टीचर मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट देखेगी तो मुझे हाथ पे स्टार मिल जाएगा। इस तरह के जो छोटे-छोटे सपने होते हैं ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर वो और आगे की आशा करने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये जो छोटे-छोटे सपने होते हैं, जी। अगर इर्द-गिर्द कोई देख रहा हो इन छोटे-छोटे सपनों को, तो इन छोटे-छोटे सपनों को पूरा करने में अगर आप कुछ भागीदारी निभा पाएँ, तो ज़रूर निभाएँ। क्योंकि ये छोटे-छोटे सपने ही आगे चलकर व्यक्ति को विश्वास देते दिलाते हैं। हैं। हाँ, उसके अंदर की उसका विश्वास है, आत्मविश्वास है, जी। वो मजबूत होता है। और इसके साथ ही साथ उसकी जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है, दूरदृष्टि हाँ, जो है, वो जो सोच उसका रहे हैं। विस्तार होता है। वो समझता जाता है। तो कई बार जैसे बच्चे जो हैं घर में एक छोटा-सा नन्हा-सा पौधा लगाया गमले जी। में, और उसमें रोज़ धीरे-धीरे पानी दे रहे हैं, और मान लीजिए कि कई बार बच्चे भूल भी गए। और ऐसे में उन बच्चों को थोड़ा-सा याद दिला दें कि पानी डाल दो, देखो तुम इंतज़ार कर रहे हो ना कि फूल आने वाला है, जी। तो वो फूल आने के लिए तुम्हें पानी डालना पड़ेगा। ये एक छोटा-सा उदाहरण है कि इस तरह से बच्चों को उनका सपना पूरा करने के लिए, जैसे वो जो स्टार मिलना है, स्टार का इंतज़ार हो रहा है, उस स्टार तक पहुँचने के लिए एक जो मेहनत है, जो होमवर्क पूरा करने की जो मेहनत है, वो हाँ। करनी पड़ेगी उन्हें। और मेहनत के साथ-साथ जो थोड़ी-सी एक मस्ती होती है, वो भी तो ज़रूरी है ना? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। सपना रे सपना है कोई अपना, अखियों में भर जा, अखियों की डिबिया भर दे रे निंदिया, जादू से जादू कर जा। सपना रे सपना है कोई अपना, अखियों में भर जा।
अखियों में आ भर जा। पीले पीले केसरी है गाँव, गीली गीली चांदनी की छाँव। पीले पीले केसरी है गाँव, गीली गीली चांदनी की छाँव। बगलों के जैसे रे डूबे हुए रे पानी में सपनों के पाँव। सपना रे सपना है कोई अपना, अखियों में आ भर जा। अखियों की डिबिया भर दे रे निंदिया, जादू से जादू करे जा। सपना रे सपना, सपना रे सपना। अखियों की डिबिया, अखियों की डिबिया। आकांक्षा, ये जो अखियों की डिबिया में सपने भरे होते हैं ना, तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है और जैसे जैसे व्यक्तित्व आकार लेता जाता है, वैसे वैसे अखियों की डिबिया से ये एक एक सपना निकाल निकाल कर जो यथार्थ है उसके धरातल पर रखता जाता है और वो सपना साकार होकर कितना सुंदर दिखने लगता है। बिल्कुल। और समय के साथ साथ कुछ सपने नए जुड़ते हैं, कुछ बदलते भी हैं। बिल्कुल बदलते हैं, क्योंकि ये बदलाव जो है हमारा व्यक्तित्व लेकर आता है। और जी। देखो, जब हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी ना व्यक्तित्व के बारे में, तो हमारे सुनने वालों ने व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें लिख के दी हैं। किसी ने कहा है कि व्यक्तित्व जो है उसके लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। जो मन में है वही चेहरे पर झलकता है, चाहे हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें। और कोई कह रहा है कि व्यक्तित्व मीठी वाणी से बनता है, जैसी बोली होती है, जैसी भाषा होती है, उसी से व्यक्तित्व बनता है। किसी ने कहा है कि व्यवहार का भी निखार जरूरी है व्यक्तित्व के लिए। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यक्तित्व को बदलने के लिए अच्छी नींद और समय पर काम करना जरूरी है। तो बहुत सी बातें हैं, तो चलो फिर हम इस बारे में आज बात कर ही लेते हैं कि हमने क्या क्या सोचा है व्यक्तित्व को बदलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कभी कभी देखिए यूं होता है कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि मतलब कितना अच्छा व्यक्तित्व है इनका, ये जरूर बहुत पॉजिटिव व्यक्तित्व होंगे। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, अब हमें नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन एक निगेटिव थिंकिंग आने लगती है, एक नकारात्मक सोच दिमाग में आने लगती है कि नहीं, इन व्यक्ति से बात करते समय थोड़ा संभलना है। तो ये तो बाहरी व्यक्तित्व की बात हो गई, जो देखने में हमें लगता है। तो साथ ही साथ एक अपीयरेंस, आप जैसे दिख रहे हैं, उसके अलावा आपका अंदरूनी व्यक्तित्व भी कैसा है, ये बेहद जरूरी है। हाँ, कहा गया है कि योर पर्सनालिटी मार्क्स योर प्रेजेंस विदाउट वर्ड्स। आप बिना शब्दों के आपकी उपस्थिति का एहसास कराने वाला जो चीज है वो है आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। तो जो बिना शब्दों के बोल दे
आपका जो पूरा एक ऑरा है आपके चारों तरफ, जो आपकी आप कमरे में आए और आपका आते ही, आपके आने से जो एक खास तरह की वाइब्स आई हैं, खास तरह की ऊर्जा आई, उसके बारे में आप खुद कुछ काम कर सकते हैं। और आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखो भाई, ये तो कहा ही जाता है कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं जी। और जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा अच्छी सलाहें देते हैं। तो किताबों को पढ़िए और उन चीज़ों के बारे में पढ़िए जिन्हें आप खुद में सुधारना चाहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मविश्वास से भर जाएं, तो ऐसी किताबें पढ़िए जिनमें आत्मविश्वास को उभारने के बारे में कुछ कहा गया हो, या अगर वो फिक्शन भी हो तो कुछ इस तरह का हो कि जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी हो। जी। और इसके लिए अगर आप ये भी एक बात ज़रूरी है कि बहुत से लोग किताबें ख़रीद लेते हैं, बड़ी-बड़ी किताबें ख़रीद लेते हैं, इसके बावजूद वो उसे कभी पढ़ते नहीं, लेकर साथ-साथ फिरते हैं, उसे पास में रखकर सोते हैं और 2 लाइनें पढ़ने के बाद ही उन्हें नींद आ जाती है और फिर वो उस किताब को पढ़ते नहीं। तो किताबों को न सिर्फ खरीदिए, न सिर्फ उन्हें अगर आप लाइब्रेरी से इश्यू करा रहे हैं तो इश्यू कराइए, बल्कि उन्हें पढ़िए भी। बिल्कुल, पढ़ना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्तित्व आप खोजिए, एक ऐसे पर्सन को आप खोजिए, एक मेंटर जिसे कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हर आपके गलत बात में टोके, मतलब आपको सही सलाह दे। बिल्कुल। जो अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप किसी गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको वो बताए कि नहीं भाई, इसको इस तरह नहीं, इसको ऐसे करो। या आप अपने व्यक्तित्व को अगर सही में निखारना चाह रहे हैं, तो अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसको रोकिए। तो इस तरह की जो सलाह होती है ना, वो कोई बहुत और रोकिए तो कैसे रोकिए? हाँ, रोकिए क्योंकि तो कैसे रोकिए? ये तो बहुत बार लोगों को मालूम होता है कि भाई गुस्सा करना गलत बात है, लेकिन अब गुस्सा जब आ ही रहा है तो भाई उसे रोका कैसे जाए? तो ये भी बता दे हमारा मेंटर। और यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है आकांक्षा कि हम जब अपना मेंटर चुन रहे हों तो बहुत सोच समझ कर चुनाव करें। ये वो बेहद ज़रूरी है। हमारा जो मेंटर है वो अनुभवी हो, वो जानते हों, उन्हें मालूम हो उस बात के बारे में, उन्हें अच्छा खासा उस बारे में एक्सपीरियंस हो, और साथ ही साथ उनमें धैर्य भी हो। मतलब क्योंकि जो सीख रहा है वो तो तमाम गलतियां करता चलेगा, और गलतियों पर अगर बार-बार कोई झुंझलाए तो अक्सर उस काम के प्रति उत्साह खत्म हो जाता है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि वो जो मेंटर है वो हमें भी जानता हो, ताकि कुछ चीज़ें सरल हो जाएं। अब अगर ऐसा संभव नहीं है तो ये भी किया जा सकता है कि जैसे कुछ आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे लोगों को चुन लीजिए जिनकी बातों की से आप प्रेरित होते हैं, या जिनकी बातों का आप पर असर पड़ता है, उन्हें चुन लीजिए और उनके टेप सुनिए, उनकी जो वाणी है वो सुनिए, इस तरह की बातें सुनिए, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ने लगता है। बिल्कुल पड़ता है। और एक चीज़ और की जा सकती है कि हमारा पूरा दिन जैसे बीता है, सुबह से लेकर रात को सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हम उस पूरे दिन का एक लेखा जोखा रखें। सुबह से शुरू करें, आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें प्रतिदिन आप सुबह आपने क्या किया, आप बाहर गए, फिर आपके साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ, आपने उस पर क्या रिएक्शन दिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करते चलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको समझ आने लगेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको हटानी है। या कहाँ पर आपसे चूक हो गई है, या अगर इस चीज को ऐसे किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, या अगर ये बात इस तरह से बोली जाती तो ज्यादा असर पड़ता, जी है ना। तो अगर हम इस तरह की बातें कर सके तो अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात है, वो है कि अपना जो आदतें हैं उनको आप अक्सर ये होता है कि जो आदतें होती हैं वो हम अपने आसपास से सीख लेते हैं, उनका जो हमारा माहौल है उसका असर पड़ता है, या हमारी परिस्थितियां हैं उनसे हमारी आदतों का विकास होता है। लेकिन आप जो चाह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक आदत बनाइए, यानी आपका जो व्यक्तिगत आदतों का एक पूरा विधान बनना चाहिए, जिसमें अगर आपको किसी काम में सफल होना है, आपको फला काम को इतने दिनों में पूरा कर लेना है, तो
आप बकायदा बहुत से लोग देखो, जब जो धावक होते हैं जी। वो स्टॉप वॉच लेकर दौड़ते हैं कि उन्हें उस निश्चित समय में इस दूरी तक दौड़ लेना है, या इस निश्चित समय में ये काम पूरा कर लेना है, या इतना पढ़ना है हर रोज ताकि आपके लहजे में सुधार हो, आपके डिक्शन में सुधार हो। इस तरह की लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये अपना व्यक्तिगत आदतों का एक विधान बना लीजिए। जी, बिल्कुल सही। और साथ ही साथ कहते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे आसपास जैसे लोग होते हैं, हमारा व्यक्तित्व उनसे बिल्कुल प्रभावित होता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने साथ या आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ें। मैं ये नहीं कह रही कि दोस्तों को ही छोड़ दें, लेकिन दोस्तों में भी ऐसे दोस्तों को चुनें जो आपकी तरह सोचते हों, जिनका लक्ष्य आप ही की तरह हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहते हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की तरह विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उनसे कई तरह के सुझाव मिल सकते हैं, कई तरह की सलाहें मिल सकती हैं ऐसी जो आपको मुश्किल से निकाल सकती हैं, या कहीं पर अगर आप रह गए हैं या आपको कहीं कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रास्ता भी आपको पता दिखा लग सकते सकता है। और एक बात और है कि ये बात पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि फलां आदत बुरी है, फलां आदत अच्छी नहीं है। जी। ये तो पता लग जाता है। लेकिन अब फलां आदत को छोड़ा जाए तो कैसे छोड़ा जाए? तो छोड़ने के लिए बहुत कोशिश होती है, बहुत जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, और इस जद्दोजहद के बीच में कई बार ऐसा होता है कि मनोबल टूट जाता है और इंसान कहता है छोड़ो, चलने दो ऐसे ही। जैसे है। तो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एकदम कमर कस लें, और उस कमर कसने के साथ साथ ये तय कर लें कि अगर ये आदत जितनी देर तक छूटी रहेगी, उतनी देर तक मैं अपने आप को, जब ये आदत मैं इतने समय तक नहीं अगर ये दोहराई गई, तो मैं अपने आप को एक पुरस्कार दूंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं और उसमें सबसे बड़ी सलाह तो यही होती है कि जो सेहतमंद खाना है, जो पौष्टिक भोजन है, वो खाया जाए और जंक फूड से दूर रहा जाए। तो जब जंक फूड से दूर रहने के लिए कहा जाता है, तो तुरंत ही एक मन में इच्छा बलवती होती है कि अरे कैसे रहेंगे भाई, इतने दिन तक कैसे रहेंगे। तो अपने आप को एक पुरस्कार देने के लिए रखिए कि हाँ, अगर हम इतने दिन तक इस जंक फूड से दूर रहेंगे, तो उसके बाद हम घर में बना हुआ एक उसी का अच्छा रूप खा लेंगे। हाँ, मतलब अपने प्रति ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अपने प्रति ईमानदार रहने के साथ-साथ अपनी बातों की ज़िम्मेदारी भी लेना सीखें। अगर आपने कोई चीज़ तय की है और अगर आप उस तय की हुई चीज़ को नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो बराबर उस चीज़ की ओर लगे रहिए। ये मत सोचिए कि आपने अगर उस चीज़ को एक बार नहीं पूरा कर पाए हैं, तो आप छोड़ दें। हाँ। ये ऐसा बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ अपने लिए हम रोल मॉडल्स खोजें जो हमें अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने उसी रास्ते से गुजरकर, उन्हीं परिस्थितियों से गुजरकर एक मुकाम बनाया होता है। तो अगर वो हमारे रोल मॉडल हैं, तो हमें अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी प्रगति कर रहे हैं उसको आंकते रहें कि भाई कल हम इतने पायदान पे थे, आज हम थोड़ा ऊपर बढ़े हैं। मतलब दिन प दिन हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उसको आंकना भी बेहद ज़रूरी है। और ये सभी चीज़ें करने के लिए सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो है लगन की और धैर्य की। मतलब बराबर जो एक किसी काम में लगा रहता है, उससे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो आप अगर उस काम में लगे हुए हैं बराबर, तो हो सकता है कि बीच बीच में कभी कभी व्यवधान आए, कभी कभी वो बात छूट जाए, कभी कभी आप उससे चूक जाएं, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन ना करे। लेकिन फिर अगले ही पल, जब कुछ पल आपने उस ना मन करने वाली स्थिति के साथ बिताए और फिर अपने आप को तैयार करके आप दुगनी तेजी से जैसे ही आगे बढ़े, तो वो हुआ आपका धैर्य और लगन का परिणाम। बिल्कुल। एक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से अलग करना या उसके व्यक्तित्व को बदलना, राजुल जी, बहुत आसान काम नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी
धीरे 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 अगर हम लगातार उस पर काम करें तो हम जो चाहते हैं अपने व्यक्तित्व में हम वो बिल्कुल पा सकते हैं। हाँ, और एक बात और है आकांक्षा जी। कि छोटे-छोटे कदम लेने चाहिए शुरुआत में। शुरुआत में ही जब अगर हम ऊँची छलांग लगाएँगे, जैसे किसी को सुबह जागने की आदत डालनी है, तो अब सुबह जागने के लिए उसने सीधे भोर का एकदम अलार्म लगा के सेट करके रखा है, तो ज़ाहिर-सी थोड़ी बात है मुश्किल होगी। 9 बजे उठने वाला 4 बजे कैसे उठेगा? हाँ। लेकिन ये किया जा सकता है कि पहले उस लक्ष्य को धीरे 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 उस ओर बढ़ा जाए। जी। तो यहाँ पर आपका धैर्य और आपकी दूरदृष्टि ये भी इसका भी विकास इसका होगा। भी विकास होगा और यही काम आएगा। और यहाँ पर एक गाना उसकी सख्त जरूरत महसूस हो रही है। तो ना तेरी ना तेरी ना तुम तो ना तेरी ना तेरी तुम तो ना तेरी ना तेरी ना तुम तो ना तेरी ना तेरी ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरज़ू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंध
हौसलों की अगर हम बात करें आकांक्षा, तो बच्चों में एक जो खास तरह की ऊर्जा होती है, वो मतलब उसको देख के तो कई बार माता पिता ये भी कहते हैं कि भाई इनके हौसले तो देखो जरा कितने बुलंद हैं। कभी-कभी होता ये है कि हम बड़े जो रहते हैं ना, वो कितना भी थके रहें दिन भर के कामकाज से, लेकिन जब छोटे बच्चों को शाम के वक्त भी दिन भर खेलते कूदते दौड़ते पढ़ाई करते, और कोरोना काल के दौरान तो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं बच्चे, उसके बावजूद जब शाम को वो उछलते कूदते हंसते और मिलते हैं, और साथ ही साथ अपने माता पिता जो पूरे दिन काम करके घर लौटते हैं उनसे कहते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, इतने उत्साहित रहते हैं। तो उनका उत्साह देख के, उनके हौसले देख के, वो जो थके हुए माता पिता रहते हैं ना राजू जी, उनमें भी ऊर्जा आ जाती है। उनमें भी ऊर्जा आ जाती है। हाँ, ये तो है। बच्चों के अंदर की ये जो ऊर्जा है वो सच में माहौल को बदल देती है, घर को बदल देती है, और माता पिता को तो खैर मिलती है ऊर्जा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस ऊर्जा के साथ साथ बच्चों में एक बात अपने आप घर करती जाती है कि वो उन चीज़ों से दूर होते जाते हैं जो उन्हें करनी चाहिए, जो उन्हें सीखनी चाहिए। वो अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन, जब कई बार माता पिता बहुत खुश हुए तो उन्होंने फिर और अगली बार और जोर से कूदे और जोर से हल्ला मचाया, और फिर बहुत देर तक माँ के साथ खेलना या पिता के साथ खेलना या बाहर खेलना, या अपना किसी जो उनका मनपसंद खेल है वीडियो पे या कोई इस तरह का खेल खेलते रहने में उनको मज़ा आता है। एक दो बार माता पिता ने सोचा चलो जाने दो, लेकिन फिर यही आदत बन जाती है, और फिर अक्सर माता पिता ये सुनाई देते हैं कि ये तो बिल्कुल कहना ही नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चे हाथ से निकल से जाते हैं, ये माता पिता महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पे जरूरत महसूस होती है कि बच्चों को शुरू से ही अनुशासन किस तरह सिखाया जाए। भाई देखो, पहले तो अक्सर ये भी हमने सुना है कि लोग ये भी कहते हैं, बल्कि हम भी कहते हैं कि हमारी खुद की हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने माता या पिता से इस तरह से बात करें जैसे अब बच्चे करने लगे हैं। लेकिन सही बात है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हर बात बदलती है, वैसे वैसे अंदाज बदलता है, और जब बड़ों का बदलता है तो बच्चों का क्यों ना बदले। तो बच्चों का भी बदला है। और याद कीजिए, पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, माता या पिता घर में मौजूद नहीं है, फिर भी कोई ना कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग घर में रहता था। वो चाची हो गई, ताई हो गई, मामी मामा, कोई भी हो सकता था, दादा दादी नाना नानी। बच्चों को एक डर रहता था कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमें डांट मिलेगी। एक संयुक्त परिवार रहता था, और आजकल परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, और बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं। तो माता पिता भी सोचते हैं कि इतना बच्चों पे अनुशासन क्यों लादना, वो वैसे और ऐसे भी अब अब ऐसे भी ये भी बात होती है ना कि माता पिता को में ये बात भी अंदर घर करती जा रही है कि जैसे जो किस्से सुनाए जाते हैं कि बहुत पिटाई होती थी, उल्टे हाथ का पड़ता था तो दिमाग सही हो जाता था। तो अब ना तो उल्टे हाथ का आपको बच्चे को देना है और ना ही पिटाई करनी है, क्योंकि इसके कई नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आप एकल परिवार में रह रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्यार, दुलार और धैर्य से काम लेना पड़ता है। आजकल अगर हम देखें तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो घर में हैं, उनको गेम्स पसंद है। वीडियो गेम खेलते हैं, चाहे टीवी पे लगा के वो जो गेम होता है, गेमिंग सिस्टम जो होता है उस पे लगा के गेम खेलते हैं, तो वे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो और अपनी जो चीजें होती हैं उनको ठिकाने पर नहीं रखते, यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं या फैलाते रहते हैं। और जो मम्मी और पापा हैं, खासकर माँ जो होती हैं, वो परेशान रहती हैं कि उफ, पूरा घर इन लोगों ने इतना तितर बितर अस्त व्यस्त करके रखा है, किस तरह समेटा जाए। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं हम कि टाइमर लगाकर बच्चों को जो उनकी जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए कहें। उनसे खुद ही कहें कि अगर आपने चीजें फैलाई तो हम नहीं ठीक करेंगे, वो जैसी है जहां पड़ी है आपको वैसी ही मिलेंगी। वो गंदी हो गई तो हम उसे नहीं उठा के पोंछेंगे, आप ही को करना है। अगर आप नहीं करते तो वो वहीं पड़ी रहेंगी। तो इसे एक रियल लाइफ गेम की तरह भी खेला जा सकता है। बिल्कुल। उसे अगर एक हम गेम की तरह खेलें, खेल की तरह खेलें, तो बच्चे उसमें ज्यादा
पॉजिटिवली इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उनका जब वो काम पूरा कर लें तो उसके बाद उन्हें इनाम भी दें और देखें कि आपके बच्चे किस तरह खेल-खेल में ही चीज़ों को व्यवस्थित रखना सीख जाएँगे। बिल्कुल, व्यवस्थित रखना सीख जाएँगे। जैसे आप इस तरह से गेम खेल सकती हैं कि आपने खिलौने अगर बिखरे हुए हैं तो आपने 2 बास्केट ले ली और कहा कि इसमें मैं रख रही हूँ और इसमें तुम रखो और देखिए कौन जीतता है। ये घंटी बजने से पहले देखें कौन जीतता है और बच्चे ने रखना शुरू किया और आप जानबूझकर हारती जाएं और हर बार उसको जो जीत की खुशी मिलती जाएगी और इस तरह से वो बच्चे अपने आप धीरे-धीरे उनकी ये आदत विकसित होने लगेगी। बिल्कुल विकसित होने लगेगी राजुल जी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं वो हर बार जीते ही, उन्हें कभी-कभी हारने भी देना है। हारने भी देना है क्योंकि बच्चों के अंदर अगर हमेशा जीतने की ही आदत पड़ जाती है, तो ये भी उन्हें अनुशासन से दूर ले जाती है। बिल्कुल, अगर वो आगे चलकर कभी किसी खेल में या किसी भी क्षेत्र में आगे चलकर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, तो अगर वो पहले से ही जीतते आए हैं, तो आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर वो उठकर दोबारा कोशिश ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है। और एक आदत ये भी हो सकती है कि बच्चों में कई बार अपने से छोटों पर रौब झाड़ने की आदत पड़ जाए। अपने से छोटों पर या जैसे घर में जो बड़े हैं, माँ हैं, उनको आप ना कहकर तुम कहना या ये ला कर दो या उनकी किसी बात पर उन्हें जवाब देना। अब ऐसे में अगर आप बच्चे की को शारीरिक दंड देते हैं तो ये उसके कोमल मन पर बड़ा बुरा प्रभाव छोड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर काम करना है और कुछ ऐसा करना है कि जिससे उस बच्चे का ध्यान उस तरफ से हटे, पहली बात। और दूसरी बात वो ये सीखे कि सबसे प्यार से जी आपसे बात करना है। तो ये किया जा सकता है कि उन्हें अपनी उम्र के बच्चों के साथ जब वो खेल रहे हों तो उन्हें उस काम का लीडर बना दें और उन्हें बताएं कि अगर वो सबको साथ लेकर चलेंगे तब ये काम जल्दी पूरा होगा। जैसे अगर कोई अलमारी साफ करनी है और घर में एक छोटा एक बड़ा बच्चा है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी अलमारी इतने समय में साफ हो गई और आपने इसको भी अपने काम में लगा लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जी, मिलजुल कर एक टीम वर्क करने की जो ये सोच विकसित होती है बच्चे में, वो धीरे धीरे ऐसे ही होती है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। बिल्कुल, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ज़रूरी है कि जो माता पिता हैं या घर के जो बड़े हैं वो भी कुछ चीज़ों का पालन करें। जैसे दूसरों को सॉरी बोलना, प्लीज कहना, अगर उन्हें कोई चीज चाहिए तो जब बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता ही एक दूसरे को या हम घर के बड़ों को कृपया हमें ये चीज दे दीजिए या क्षमा कीजिए हमसे गलती हो गई, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी सीखेंगे कि अगर हमने कुछ गलती की या हमें कुछ चाहिए तो हमें विनम्र होना है। हाँ, विनम्रता सिखाएं और विनम्रता सिखाने के लिए सिर्फ इन शब्दों को बोलना जरूरी नहीं है बल्कि इन शब्दों का एहसास भी हो कि अगर आपने कुछ की है तो गलती करने के बाद उसे मान लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। और इस समय पर एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है कि मान लीजिए बच्चे से कोई बड़ी गलती हो भी गई है तो उस वक्त उसे बिल्कुल ना डांटें, क्योंकि अगर उस वक्त आपने डांट दिया तो वो आप पर अपना विश्वास खो देगा। उस समय उसे बिल्कुल ना डांटते हुए उसे बस उस तरफ उसका ध्यान हटा दें और थोड़ी देर के बाद समझाएं कि देखो ये तो गड़बड़ हो गई थी, अगर ऐसा होगा तो फिर ये नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे से बच्चे समझने लगेंगे और साथ ही साथ उनके अंदर विनम्रता भी आएगी। जी, और माता पिता को अपने बच्चों पे एक विश्वास बनाना बेहद जरूरी है ताकि आगे चलकर कुछ गलती करते हैं वो तो आके सीधे अपने माता पिता से वो बताएं कि हाँ मैंने ये गलती की है। बिल्कुल, गलती को एक्सेप्ट करना जिसे कहते हैं वो बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जैसे अब होमवर्क की जो समस्या होती है कि भाई होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो बार बार ये कहते रहना कि होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो, इससे तो बच्चों का मन और भी उचटता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, खुद कुछ जुटना पड़ेगा और ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है और उसे हम किस तरह से आकर्षक और किस तरह से दिलचस्प बना सकते हैं जिससे बच्चा उसमें ध्यान देने लगे। बिल्कुल सही बात है। और माता पिता ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो,
ये ना करें कि बच्चे को कॉपी किताब खोल के दे दिया, बिठा दिया और हम अपने काम में लग गए। तो ऐसे तो फिर बच्चे का ध्यान इधर-उधर भटकता रहेगा। बिल्कुल तो करना भटकेगा। ये है कि आप भी 1 घंटे के लिए ही सही अपने बच्चे के साथ बैठिए, देखिए कि उसका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है वो पढ़ाई में। अगर उसको कुछ दिक्कत है तो उनसे पूछिए बच्चों से कि क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जब ये आप धीरे-धीरे हम बच्चों को समय देना शुरू करेंगे, तो बच्चों में भी एक उत्साह भी जगेगा और वो जो होमवर्क है, उसके प्रति जो थोड़ी-सी नाराज़गी रहती है ना, वो हर बच्चे में रहती है, बिल्कुल। लेकिन वो दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे छोटे-छोटे कदम होते हैं, इसी तरह से हम समय का महत्व समझना भी सिखा सकते हैं। जी। अगर वो खेलने गए हैं तो उनको एक निश्चित समय पर आने को हम कह सकते हैं। अगर वो अपना कोई मनपसंद सीरियल या कुछ ऐसा कुछ देख रहे हैं, कोई फ़िल्म देख रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो उनका एक निर्धारित समय होना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं, ये उनके लिए रिवॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल की जानी चाहिए कि ये पुरस्कार है तुम्हारा। बिल्कुल, और अनुशासन कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हम बच्चों को घुट्टी की तरह पिला देंगे। बिल्कुल। ये धीरे-धीरे सिखाने से ही आएगा। हाँ। जुनवारा जुनवा जुनु जुनवारा जुनवा मोरनी ने सीखा हमसे ही सीखा मोरनी ने सीखा हमसे ही सीखा लोच भरे पग रखना भरे सावन में ठुम ठुम मटकना सीखा तुझने सीखा ढोलक चलना और लटकना जुनवारा जुनवा जुनु जुनवारा जुनवा सावन है मेरा साजन है सब कमल सावन है मेरा साजन है सब कमल सावन ने सीखा हमसे ही सीखा तपते हुए गुलशन पर ठंडी बूंदों की फुहारें छिड़कना सीखने और समझने की जब बातें आती हैं जी। तो आज मंगलवार के दिन जब हम करियर गाइडेंस लेकर आते हैं तो सीखने समझने के लिए हमारी सखियां बहुत उत्सुक होती हैं, बहुत सी चीज़ें। तो आज हम अपनी सखियों को बताने वाले हैं कि करियर ऑप्शन में अगर वो वर्चुअल असिस्टेंट को करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये वर्चुअल असिस्टेंट ये होता क्या है, ये बता दें। हाँ, इसके बारे में हम अपनी सखियों को बता दें कि एक कार्यकारी सहायक या एक सचिव के समान ही होता है और उसके काम में प्रशासनिक भी काम हो सकते हैं या सेक्रेटरियल काम यानी सचिव के जो काम होते हैं वो भी हो सकते हैं। अधिकारियों और उच्च अधिकारियों को उनके काम में सहायता प्रदान करना ये वर्चुअल असिस्टेंट का प्रमुख काम होता है। ये एक ऑनलाइन काम है और इसे कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, इसलिए जो इसमें योग्यता है वो ये होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो, यानी आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है वो कर चुके हों।
आपको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, इसके साथ ही आपको कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट कार्यक्रमों का उपयोग करना आता हो अच्छी तरीके से। और इसके साथ ही साथ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ़ोन कॉल्स का जवाब देना, यानी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी जो वाक्पटुता है वो भी बाकायदा हो। और इसके साथ ही साथ विक्रेताओं, ग्राहकों और साथी कर्मचारियों के दस्तावेज और पत्र तैयार करना और उनसे बातचीत करना, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा ईमेल और चैटिंग किस तरह से की जाती है, जो इस काम की ज़रूरत है, वो भी आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। हालांकि वर्चुअल असिस्टेंट बनना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर और जो सहायक होता है, वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को देख नहीं पाते। ये एक आभासी सहायक होता है, लेकिन ये हमेशा अवेलेबल रहता है किसी भी कॉल को या नियोक्ता के प्रश्न का जवाब देने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई मान लीजिए इंटरनेट या फ़ोन कनेक्शन आपका बिगड़ जाए, तो इसके लिए आपके पास एक विकल्प भी होना चाहिए और उसका तुरंत आपको इस्तेमाल करना है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा समय-समय पर जो टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, उसमें जो नए-नए फीचर्स जुड़ रहे हैं, उनका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये जो आपका काम है, ये पूरा काम आप एज अ पार्ट टाइम भी आप इसको कर सकते हैं और पूरे समय भी आप इसको कर सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो वाक कौशल है, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको मार्केटिंग का भी थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियों में इस तरह के असिस्टेंट देखे जा रहे हैं, उनकी भर्ती की जा रही है। तो वो ग्राहकों और कंपनी के बीच के एक मध्यस्थ के बीच की तरह काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, जिसको कि कोई सिचुएशन, कोई कठिन परिस्थिति आ गई, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, वो कौशल आप में होना चाहिए। साथ ही साथ अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और आपका जो कार्य है उसका प्रबंधन करने में सक्षम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो काम दिया गया है उसको समय पर और बेहद ही पेशेवर तरीके से पूरा किया जा सके। और इसमें जो आपको मिलने वाली धनराशि है, वो अलग-अलग कार्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। इसके लिए आप जितना अपने को निखारते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी धनराशि में भी वृद्धि होती जाएगी। और इसमें आप आवेदन करने के लिए जो विभिन्न इंटरनेट पर विभिन्न साइट्स हैं, वहाँ पर आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे आप वर्चुअल असिस्टेंट जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो हमारी सखियों ने ये इस मौके के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा और वो ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये जो कोविड-19 का ये जो दौर है, इस दौर में तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की जो डिमांड है, इनकी जो उपयोगिता है राजुल जी, वो काफ़ी बढ़ी है। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं।
मुस्कुराने की तो बहुत ढेर सारी वजह होती है, और मुस्कुराने की एक सबसे बड़ी वजह जब होती है जब आप घर से बाहर निकले और आपका पर्स आपके दिन के लिए पूरी तरह तैयार हो। और ये सबसे कठिन सवाल और सबसे कठिन जवाब होता है कि एक महिला के पर्स में क्या-क्या है? अरे भाई, इससे भी बड़ा सवाल ये होता है कि पर्स का आकार कैसा है। ये बात भी सही है। तो अक्सर जो कामकाजी महिलाएं होती हैं ना, वो जब काम पे निकलती हैं तो उनका एक बड़ा सा पर्स होता है। पर्स का आकार किस तरह के हो ये भी डिपेंड करता है ना कि कामकाजी महिला घर से निकल रही है या कोई गृहिणी घर से निकल रही है। कुछ लोग होते हैं जो अपने बैग में बिल्कुल ज़रूरत का सामान जहाँ वो जा रहे हैं उसी के अनुसार सामान रखकर चलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्स में वो सभी सामान रखकर चलते हैं जिसकी आवश्यकता कभी ना कभी पड़ सकती है। अब इसमें भी ये फ़र्क होता है कि कुछ लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसी तमाम ज़रूरी चीज़ें ये तो होती ही होती हैं। इसके अलावा अपना पैन कार्ड, 3-4 फ़ोटो कभी कब ज़रूरत पड़ जाए उनके पर्स में से फट से निकल आती है। अपने के साथ साथ अपने घर वालों की भी फ़ोटो छोटी-छोटी वो रख लेते हैं। पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटोज़ अक्सर नहीं मिल पाती, तो सबसे सुरक्षित स्थान उन्हें लगता है हमारा पर्स, और उस पर्स में ही वो कहीं ना कहीं उसकी चेन में रहता है। ऐसे लोगों के पर्स में चेन बहुत सारी होती है और बड़ा सा पर्स होता है, लेकिन बड़े से पर्स के एक नुकसान ये होता है कि उसमें बहुत कंधे पर जोर पड़ता है और आगे जाकर तकलीफ हो सकती है। और कभी-कभी ये भी होता है राजुल जी कि ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी चीज़ न मिले, तो आप जब भी घर से निकले पर्स में उतनी ही सामग्री रखिए जितनी की ज़रूरत हो। और अब ज़रूरत है? अब ज़रूरत है कि सखियों से हम ले इजाज़त, क्योंकि कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्ति के पर पहुंच चुका है। तो सभी सखियों को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार। सखी सहेली।